भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की। हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली। कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले। है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। आप सभी को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम फैजा नूरीन है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी भाषा से परिचय करवाना चाहती हूँ। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, अभिव्यक्ति है, मातृभूमि पर मर मिट जाने वाली शक्ति है। हिंदी भाषा का परिचय, रूप एवं महत्व। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपने भावों और अपने विचारों को आदान प्रदान करना होता है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए सबसे भाषा की सहायता लेता है, जिससे वह अपने भावों और अपने विचारों को समाज के अन्य सदस्यों के साथ आदान प्रदान करता है। सभी को मेरा प्रणाम। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं लिपि और भाषा के बारे में बोलना चाहता हूँ। मौखिक भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित किए गए विषय को व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिपि को लिखकर प्रस्तुत करना एक ढंग है। विश्व के विभिन्न भाषाओं लिखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित है, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली। ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है और उर्दू की फारसी भाषा बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर को लिखा जाता है। फारसी लिपि में उर्दू और अरबी भाषाएं लिखी जाती है। मेरा नाम नोमान है। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सार्थक और निरार्थक शब्द के बारे में कह रहा हूँ। साप्लेस आर्थक से मिलकर बना है। अर्थ, इसका अर्थ सहित होता है। इसका अर्थ शब्द में ही होता है, जैसे मोहन, घर, नोमान आदि। निरार्थक शब्द निःप्लस आर्थक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पर बिना अर्थ के इसका कोई अर्थ नहीं मिलता, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, ठंडा वंडा, धड़ाधड़। मेरा नाम एम साहिती है और मैं 9वीं कक्षा से हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर व्यंजन के बारे में बताने वाली हूँ। जिन ध्वनियों के पूर्ण उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह के बाहर आते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, नी और ऐसे ही पूरा वर्णमाला। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, वो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसमें 5 प्रकार होते हैं, वो है कंठी व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन। मेरा नाम सौम्या है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा और बोली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप होता है। सामाजिक व्यवहार में आने वाले बोलचाल की भाषा रूप ही बोली है। हिंदी की बोलियाँ विशाल क्षेत्र की भाषा होने के कारण हिंदी के अनेक बोलियाँ अलग अलग भागों में प्रयुक्त होती है। इसीलिए हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित की जाती है। पहला पूर्व हिंदी, दूसरा पश्चिम हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथा बिहारी, 5वां बघेल। मेरा नाम दीप्ति है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं वर्ण और वर्तनी विचार के बारे में बोलना चाहती हूँ। उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार का मूल ध्वनि जिसके कर्ण न हो सके वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, च, ट आदि। स्वर वर्णों की व्यवस्था आ, ई, उ, ऊ, रू।
ए आई ओ औ अम को मेरा प्रणाम। आज मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर आपको हिंदी देवनागरी लिपि के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी देवनागरी लिपि है, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, पर उच्चारण में तथा वर्तनी संबंधित अनेक अशुद्धियाँ हो रही है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ शब्द रखी हूँ। ये वर्तनी अशुद्धियों का मुख्य कारण बने हैं। पहला, मात्रा संबंधित अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध। जो शब्द हम गलत से उच्चारण करते हैं इसे ही हम अशुद्ध कहते हैं। जो शब्द हम सरल वाक्य से कहते हैं उसे ही हम शुद्ध कहते हैं, जैसे कि आगामी, अत्यधिक, अतिथि। मेरा नाम जवेरिया है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं वर्ण विचार के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। स्वर, जिस ध्वनियों को उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण, अ, ई, उ, रू। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण, आ, ई, उ। संधि स्वर, ये स्वर स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये अक्षर स्वरों के मेल से बने रहते हैं। उदाहरण, ए, आई, ओ, औ। मेरा प्रणाम। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम के सरस्वती है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज आपको वर्तनी विचार के बारे में बताना चाहती हूँ। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन भाषा है। यह अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर संभव होती है। भाषा के दो रूप हैं, उच्चारित, लिखित। भाषा का उच्चारित रूप ही मूल रूप है तथा लिखित रूप गौण है। बोलकर दिया गया संदेश सामने उपस्थित व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है, जबकि लिखित रूप में दिया गया संदेश बहुत समय तक टिकी रहती है। यह लिखित भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहता है। इसके लिए लिपि, चिन्हों, उनके संयोजन, शब्द की वर्तनी आदि की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के लिखित रूप को समरूपता प्रदान करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार है। संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण। संयुक्त वर्ण, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो और परस्पर मिलते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। उदाहरण, रत्न, स्वर्ग, मान्यता, विघ्न, त्याग आदि। द्वित्व वर्ण, एक जैसे दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं। उदाहरण, गन्ना, उत्तम, सच्चा। मेरा प्रणाम। मेरा नाम जोहा सानिया है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको इस हिंदी दिवस के अवसर पर उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद के बारे में बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति के अनुसार हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। पहला भेद है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत के होने पर जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त किए जाने पर ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि, क्षेत्र, शीर, आश्चर्य आदि। दूसरा भेद है तद्भव की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत के होने पर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में उपयोग किए जाने पर वे शब्दों को तद्भव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आग, हाथ, चांद, सूरज आदि। तीसरा भेद है देशज की परिभाषा, जो शब्द लोक प्रसिद्ध विभिन्न भारतीय भाषाओं से बोलियों से बने गए हैं वे शब्दों को देशज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर दीदी, गाड़ी, रसगुल्ला आदि। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैभवी है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं रचना के आधार पर शब्द भेद बताना चाहती हूँ। व्युत्पत्ति या खंड के अनुसार या रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं, जैसे पान, पानी, घोड़ा, कुर्सी आदि। यौगिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे शब्द यौगिक कहलाते हैं और उनके स्वतंत्र अर्थ भी होते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, इन दोनों शब्दों के योग से पाठशाला बना है। और योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाला गणेश। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आपको हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं तुकांत शब्द बोलना चाहती हूँ। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे कि रहन सहन, इन दोनों ही वर्णों में ना वर्ण समान है, अतः ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। या जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगते हैं या बोलने में एक समान लगते हैं वे शब्द समान तुक वाले शब्द कहे जाते हैं।
तुकांत शब्दों का प्रयोग प्राय हिंदी साहित्य में और काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाता है और तुकांत शब्दों के काव्य और पद्य की शोभा बढ़ाते हैं। प्रणाम, मेरा नाम साहिदा सना है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में सुनाना चाहती हूँ। जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह से लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्याय का मतलब है अर्थ, वाची का मतलब है अर्थ बताने वाला, अर्थात एक शब्द के लिए अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण, कान का पर्यायवाची शब्द श्रवण, श्रुति, कर्ण, श्रोत। कृपा का पर्यायवाची शब्द प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु, पादप। सबको प्रणाम, मेरा नाम मनीषा है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस दिन मैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में सुनाना चाहती हूँ। उपसर्ग शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कोई विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सुपुत्र और कुपुत्र। सुपुत्र मान अच्छा पुत्र, कुपुत्र मान बुरा पुत्र। इन दोनों शब्दों में सु और उ उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव उपसर्ग अधिक पाए जाते हैं। इनके अलावा हिंदी और उर्दू के उपसर्ग भी प्रचलित हैं। उदाहरण, प्रकार। प्रकार में प्रा उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अब प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, बुढ़ापा, लड़कपन, कठोरता, बलहीन। इन शब्दों में पा, पन, ता, हीन, ए प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत ए वे प्रत्यय है जो क्रियाओं के अंत में लगाते हैं, जैसे गाने वाला। मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम दुर्गा है। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं पुनरुक्त शब्द और युग्म शब्द के बारे में बताना चाहती हूँ। पुनरुक्त शब्द जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाते हैं तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। उदाहरण, तरह तरह, लंबे लंबे, दूर दूर, सुबह सुबह आदि। युग्म शब्द परिभाषा। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है। किंतु उनका अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। उदाहरण, पढ़ना लिखना, खाना पीना, माता पिता। सबको प्रणाम है। सबको हिंदी दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं है। मेरा नाम अमृत लक्ष्मी है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं शब्द समूह के लिए एक शब्द के बारे में बताना चाहती हूँ। हर भाषा में अपने भावों को संक्षेप में अर्थात एक ही शब्द में व्यक्त करने की सुविधा है। ये शब्द प्राय उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर अथवा समास की विधि अपनाकर बनाए जाते हैं। उदाहरण, जो गाता हो गायक, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जो बहुत बोलता हो वाचाल, तो पढ़ाता है अध्यापक, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम समिया आशा, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं विकारी और अविकारी शब्द के बारे में कुछ बातें प्रकट करना चाहती हूँ। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और विकारी। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूपों में लिंग वाचक कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जैसे संज्ञा से संबंधित कुछ विकारी शब्द, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ आदि। ये शब्दों में लिंग वाचक कारक में परिवर्तित होते हैं, इसलिए ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम से संबंधित कुछ विकारी शब्द, वह, वे, उसने, उन्होंने आदि ये शब्दों में लिंग वाचक कारक में परिवर्तित होते हैं, इसलिए ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। विशेषण से संबंधित कुछ विकारी शब्द जैसे बुरा, बुरी, बुरे, बुरो आदि ये शब्दों में लिंग वाचक कारक में परिवर्तित होते हैं, इसलिए ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। क्रिया से संबंधित कुछ विकारी शब्द, खाना, खाया, खाई, खाओ आदि ये शब्दों में लिंग वाचक कारक में परिवर्तित होते हैं, इसलिए ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। मेरा प्रणाम, मेरा नाम शालिनी है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, गीता, कलम, पुस्तक, बोधन, निजामाबाद आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा, 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बुशरा फातिमा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
आज मैं सर्वनाम के बारे में बोलने जा रही हूँ। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, मैं, तुम, आप आदि। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। शुभोदय, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बुशरा है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 5 आदमी खड़े हैं। कुछ गुणवाचक शब्द अच्छा, बुरा, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा आदि। शुभोदय, मेरा नाम उमारा जोहर है, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आज क्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ। क्रिया काम के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। उदाहरण लिखना, पढ़ना, देखना, दौड़ना आदि। क्रिया के क्रम के अनुसार 2 भेद है: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। शुभोदय, मेरा नाम तुबा कौनन है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरा विषय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया के विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: एक कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मेरा नाम भी कार्तिक, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा विषय संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट करे उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय 3 बोध है। इनका प्रयोग सदा विभक्ति सहित कर्ता के साथ होता है। जैसे पास, घर के पास, विद्यालय के पास; पीछे, घर के पीछे, विद्यालय के पीछे। इनका प्रयोग विभक्ति रहित कर्ता के साथ होता है। जैसे इसका जैसे सुखी और कोई नहीं, सुख रहित जीवन बेकार है। इनका प्रयोग सदा विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार के कर्तव्य के साथ होता है। जैसे मेरे कथनानुसार चला करे, मित्रों सहित वहाँ चला गया। शुभोदय, मेरा नाम शहीरा कौनैन है, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरा आज का विषय है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। इसके 2 भेद हैं: समान अधिकरण और व्यधिकरण। समान अधिकरण ये अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। इनके 4 उपभेद हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक ये वे अव्यय हैं जो आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम अतीबा है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विषय विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक हर्ष, शोक, विस्मय, खेद प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं होता है। उदाहरण: आहा, वाह, छी, हाय, बापरे, उफ। ऊपर के रेखांकित शब्द विस्मयादि बोधक है। मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय वाक्य रचना है। वाक्य रचना में 3 भेद होते हैं: पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता और एक विधि, कर्म, क्रिया, उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण: राधा खेल रही है, रामू बाहर जा रहा है आदि। और दूसरा सरल संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के जिस 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक संयोजक शब्द के द्वारा परस्पर जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मेरा नाम लासे है, मैं 9वीं कक्षा का छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं वाक्य भेद के बारे में बताना चाहती हूँ। वाक्य भेद अर्थ के दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार होते हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिन वाक्यों में काम, क्रिया के करना अथवा होने का बोध हो उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: छात्र पाठ पढ़ते हैं, क्रिया का होना। आज्ञानार्थक
इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आप बाहर बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। आज्ञा, आदेश। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना आदि भाव प्रकट हो उन्हें इच्छार्थक वाक्य मेरा नाम फारिया है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना चाहती हूँ। परिभाषा, जिन शब्दों से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, माधुर्य, सत्य, सुंदरता, नीचता आदि। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञा मूल शब्द नहीं होती। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं में ई, त्व, ता, पन आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जैसे गरीब प्लस ई, गरीबी, प्रभु प्लस त्व, प्रभुत्व, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, लड़का प्लस पन, लड़कपन, बूढ़ा प्लस प, बुढ़ापा। मेरा नाम श्रीषा है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज के इस अवसर पर मैं सर्वनामों से बनी भाववाचक संज्ञाएं बताना चाहती हूँ। मम एक सर्वनाम है। मम का भाववाचक संज्ञा ममता है। अहन एक सर्वनाम है। अहन का भाववाचक संज्ञा अहंकार है। निज एक सर्वनाम है। निज का भाववाचक संज्ञा निजत्व है। अपना एक सर्वनाम है। अपना का भाववाचक संज्ञा अपनत्व है। पराया एक सर्वनाम है। पराया का भाववाचक संज्ञा हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। यहाँ उपस्थित सबको मेरा सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञा के बारे में उपस्थित करना चाहती हूँ। मेरा नाम अंबर हरीम है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। लघु एक विशेषण है, उसका भाववाचक संज्ञा लघुता है। पंडित एक विशेषण है, उसका भाववाचक संज्ञा पांडित्य है। बड़ा एक विशेषण है, बड़ा का भाववाचक संज्ञा बड़प्पन है। चतुर एक विशेषण है, चतुर का भाववाचक संज्ञा चतुराई है। बूढ़ा एक विशेषण है, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है। सबको मेरा प्रणाम और आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सोनाली है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना चाहती हूँ। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बचपन, माधुर्य, सत्य, सुंदरता, नीचता, नम्रता, ये सब उसके उदाहरण है। क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा। क्रिया भाववाचक संज्ञा। पढ़ना यह क्रिया शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा पढ़ाई है। मिलना यह क्रिया शब्द है, मिलन, मिलाप यह भाववाचक संज्ञा है। पीना यह क्रिया शब्द है। और मेरा नाम नीम अहमद है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको कारक विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध करता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, जिससे किसी काम के करने वाले का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने और उसके उदाहरण है राम ने मद्रास देखा। कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है नो को और उसके उदाहरण है राम ने रावण को मारा। करण कारक, जिसकी सहायता से किसी काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह है से और उसके उदाहरण है राम ने रावण को तलवार से मारा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए और उसका उदाहरण है माँ बच्चों के लिए रोटी बनाती है। अपादान कारक, जिस शब्द किसी दूसरे चीज से अलग होने का बोध होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह है से और उसके उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध कारक, जिस शब्द किसी दूसरे चीज से संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह है का, के और की और उसके उदाहरण है उसके बैल भाग गए। कविता का किताब टेबल पर है। अधिकरण कारक, जिस शब्द किसी दूसरे का आधार पर पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं और पर, उसके उदाहरण है बच्चा छत पर खेल रहा है, सरला रसोई घर में है। संबोधन कारक। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नुमा अदीब है, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय है हिंदी शब्द का मात्रा ज्ञान। हिंदी एक विशाल भाषा है। इस भाषा से संबंधित शब्द को मात्रा ज्ञान के अनुसार लिखना ही इसका उद्देश्य है।
इसके अंतर्गत पहले सरल शब्द, इसमें 2 वर्णों के, 3 वर्णों के और 4 वर्णों के शब्द। इस प्रकार आ की मात्रा से संबंधित 2 वर्णों के, 3 वर्णों के और 4 वर्णों के शब्द बनाना। इस प्रकार पूरे मात्राओं के शब्द बनाने से विद्यार्थी को मात्रा की आवश्यकताएं मालूम हो जाती हैं। वह कभी भी मात्राओं को नहीं भूलते और शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। इससे विद्यार्थी में बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से सारे मानसिक विकास जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या और इत्यादि से छुटकारा मिलती है। आपको हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरा नाम है अनम फातिमा, मैं 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय है अंतिम अक्षर से और एक शब्द बनाना, परिभाषाएं और उसकी आवश्यकताएं। एक शब्द के अंतिम अक्षर से और एक नया शब्द का निर्माण करना ही उसका उद्देश्य है। उदाहरण जंगल, लकड़ी, डमरू आदि। आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम मदीहा है, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय है वर्ग पहेलियाँ। वर्ग पहेली की परिभाषा। वर्ग पहेली अंग्रेजी में इसे क्रॉस वर्ड कहते हैं। वर्ग पहेली कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से सफ़ेद और काला खानों में होता है। सफ़ेद खानों को अक्षरों से लिखा जाता है। अपनी दिशा निर्देशों के अनुसार इसे बनाया जाता है। जैसे चित्रों को दिखाकर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अंगूर, सेब और संतरा। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम तुबा तनीम है, मैं 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय है पहेलियाँ। उसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ लेने के लिए एक प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे कि लक्षण या की पहेली कहते हैं। लक्षण को घुमा फिराकर जिसे कि उसे घुमा फिराकर। प्रणाम गुरुजी, आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम है श्रीता, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय है सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी का खेल बोर्ड पर खेले जाने वाली खेल है। प्राय यह बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। इसका आविष्कार भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्षपादम या परमपादम या ज्ञान चौपड़ कहते हैं। पहले इसका उपयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। शुभोदय, मेरा नाम है सफूरा, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं श्री विजय साई पाठशाला में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है जीव मुद्रा। भाषा को रोमांचकारी बनाने के लिए जीव मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जीव मुद्रा यानी जीव को कई ढंगों में मोड़ना ही जीव मुद्रा है। इससे मनोरंजन के साथ साथ भाषा का विकास भी होता है। उदाहरण कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। दूसरा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। तीसरा, ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ, ऊँची ऊँची ऊँट की पूँछ, ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ, ऊँची ऊँची ऊँट की पूँछ। चौथा, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान। आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम है श्रद्धा पाटिल, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा विषय है भाग्य का खेल। भाग्य का खेल अंग्रेजी में द लक ऑफ द ड्रॉ कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी एक लड़का या लड़की या लड़का को ड्रॉ के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। इस एक बॉक्स के अंदर कई तरह की चिट्ठी रखी जाती है। इन चिट्ठियों में फल, फूल, साग, सब्जी आदि इसके संबंधित नाम लिखे जाते हैं। जो चिट्ठी निकालेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अवश्य बताइए। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की। हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली। कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले। है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान।